तो जय श्री राम सभी को। शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं ये हमारे मित्र हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट हैं। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं वो है एल्विश यादव। बैक एंड पे हमने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें की हैं जो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके सामने भी आ जानी चाहिए या आनी चाहिए। लीगली आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी इसके बारे में, मेरे को भी ज़्यादा नहीं थी, तो मेरे को भी सुन के थोड़ा सा लगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से होती हैं, क्योंकि हमारे साथ में ऐसा कुछ बीता नहीं था। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं पिछले 8 साल से एल्विश को जानता हूँ। उससे पहले भी जानता था स्कूल में, बट 8 साल से मैं जानता हूँ और पिछले 1 साल से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं है। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि भाई मुझे लगता है कि ऐसा दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो उसके बारे में भी हम लीगली बात करेंगे, लीगली एक बार जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, ये भी हमारे मित्र हैं, वो भी हमारे मित्र हैं। तो मैं आप सबसे मिलवाता हूँ एडवोकेट ध्रुव शर्मा से। तो कैसे हो भाई? ऑल गुड यार, ऑल गुड। आप बताओ। भाई अभी आप बता रहे थे, बीच में हमारा एक कट लगा है जिसमें आपने बताया कि हाई कोर्ट में भी आप करते हो। हाँ, हाई कोर्ट भी प्रैक्टिस करें, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट दोनों कर रहे हैं। ओके भाई, आपका क्या इस केस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे को ये लग रहा है कि मीडिया ने ज़्यादा गिल्टी प्रूफ तो कर दिया है उसको। जिस हिसाब से मीडिया दिखा रही है, पोर्ट्रे कर रही है लोगों को कि भाई वो तो उसने तो करा ही है। स्नेक वेनम तो रेप पार्टी तो वो करता ही रहता है और उसने ही प्रोवाइड करा है। मैंने जितना मीडिया देखा मेरे को यही लगा है कि भाई पोर्ट्रे इस तरीके से कर रही है मीडिया, जो कि बहुत गलत है। इवन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है इस चीज़ के ऊपर कि मीडिया हर चीज़ इस तरीके से नहीं दिखा सकती ताकि डिले हो जाए प्रोसेस। ओके। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लोगों की ये सोच होगी है, अगर मान लो मैं जेल जाता हूँ तो मैंने वो गुनाह करा ही करा है। लोगों की सोच है, मतलब इंडिया मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि अगर कि भाई अगर इन केस पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो ये गलत है ही है, और लोग खुद ही एविडेंस बना देते हैं। खुद ही प्रिसेप्शन बनाने लग जाते हाँ, हैं वो। खुद ही परसेप्शन बनाने लग जाते हैं कि भाई इसने ऐसा करा होगा, ऐसा करा होगा, फिर वो इमेजिनेशन वाली चीज़ों में चले जाते हैं। कोर्ट चलता है एविडेंस में, अगर आप एफआईआर भी करवाते हो तो भी वो चीज़ चलेंगी, एविडेंस स्टेज वाइज चलती है हर चीज़। तो लोग एविडेंस खुद ही बना रहे हैं जो बहुत गलत है। जैसे आपने बताया भाई, मीडिया में इतनी ज़्यादा बातचीत इसमें बढ़ गई है और उन्होंने उसको गुनहगार मान लिया है। मान लिया, लोगों को पोर्ट्रे भी ये कर रहे हैं कि भाई वो गुनहगार है। हाँ। तुम बस मान लो, बस किसी तरीके से। उनके जैसे मेरे पेरेंट्स के इंटरव्यू भी देखे हैं, उसमें इस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करा जा रहा है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पोर्ट्रे करे जा रहे हैं कि वो हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तो भी फंसेंगे। हाँ, मैंने भी भाई वो देखा, जो अंकल आंटी का इस तरीके से क्वेश्चन इंटरव्यू था। देखे मैंने। मतलब बिल्कुल ही आदमी, मतलब ऐसे टाइम पे मैं तो ये देख के हैरान था कि इस टाइम पे मतलब उनका बच्चा गया हुआ है तो कैसे पूछ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। वो मतलब उनकी हालत नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू में सुना भी था कि 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। एग्जैक्टली। इवन उनसे पूछ रहा आपने खाया क्यों नहीं है, ये भाई उनके घर का गया हुआ है यार, किसी के नहीं होता। मैंने भी भाई बैक एंड पे आंटी से बात भी करी है। उस टाइम पे घर पे बहुत सारे बंदे आ रखे थे तो मैं गया नहीं, बट चल रही है यार मीडिया में। मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो, मेरा अलग है और सबका भी अलग है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई इतना ज़्यादा हेट रेट मत फैलाओ, इतना ज़्यादा उसको है ना, मतलब अभी वो गुनहगार साबित नहीं हुआ है तो उसको गुनहगार बनाओ मत। मेरा पर्सनली ये कहना है। और इतनी हेट रेट मत फैलाओ आप। भाई ये प्री प्लान चीज़ पे लग रहा है, मतलब जैसे ही उसकी संडे को हमारे कोर्ट खुलते हैं। कोर्ट खुलते हैं, ओके। अर्जेंट मैटर जो होते हैं कोर्ट खुलते हैं, बिल्कुल खुलते ओके। हैं। अब जैसा कि मैंने अंकल का देखा, भाई अंकल ने बताया कि वहाँ पे साइन करने के लिए बुलाया था उनको, और साइन तो नहीं करवाए, उसके साइड बाय साइड उनका मेडिकल करवा के उसको तुरंत ही लेके चले गए। तो ऐसा ये पॉसिबल है? ये हो जाता है। ओके। ये होता है। इवन वो, अगर मैंने जैसे पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, उसमें नोटिस भी भेजा होगा पुलिस वालों ने। ओके। पुलिस वालों ने नोटिस उनको भेजा होगा। उस पर क्या, मतलब वो मैं पूरी क्लियर आपको उसी तरीके से बता सकता हूँ, मतलब पढ़ के बता सकता हूँ वो चीज़। पर इस तरीके से नोटिस भेजना कंपलसरी है। अगर आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है तो नोटिस भेजना कंपलसरी होता है, एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ। बट जेल में ले जाना बिना नोटिस के ये पॉसिबल है? नहीं, लीगल प्रोसीजर है, ओके। वो अपनाना पड़ता है पुलिस वालों को। अगर ये चीज़, मतलब लूप होल है एक तरीके का, अगर पुलिस वाले ये चीज़ नहीं करते हैं तो बेल ग्रांट हो सकती है उसकी जल्दी जल्दी। ओके। इसलिए वो साइन करवाते हैं, लीगल प्रोसीजर अपने हिसाब से चलेंगे वो। अगर वो नहीं चलते तो ग्रांट हो सकती है, फिर तो कोई किसी भी बंदे को गिर सकते हैं बिना नोटिस। आप खुद मान के चलो इस चीज़ में, आपको पता ही नहीं आपके ऊपर एफआईआर हुई है, आपको नोटिस ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, आपको उठा के कोई भी गिर देगा फिर।
बट वो बोल रहे हैं ऐसा नोटिस नहीं आया कि जेल में ले जाने का। मेरे ख्याल से आया होगा, ओके पुलिस वालों को नोटिस आया होगा। जेल में ले जाने का कोई नोटिस नहीं आता, वो तो सीरियस क्राइम के ऊपर है। ओके अगर किसी की पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है ओके वो सीरियस ऑफेंस कहलाया जाता है, वरना उससे पहले पुलिस बेल मिल जाती है। जो इसके ऊपर एनडीपीएस के एक्ट लगे हुए हैं उसके अंदर 10 to 20 ईयर्स की पनिशमेंट है, इस वजह से उसको सीधा उठा लिया गया। भाई ये एनडीपीएस के एक्ट क्या होता है इसमें, ये बताओगे एक बार अपनी ऑडियंस को। एनडीपीएस एक्ट कंटेन करता है जो भी नशीले पदार्थ यूज होते हैं, चाहे आप उसे सेल करो, बाय करो, या मैन्युफैक्चर करो, या कल्टीवेट करो, प्रोसेस करो, इस तरीके कोई भी आप चीज़ें करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हो, तो भी आपको इस एक्ट के दौरान पनिशमेंट मिल सकती है। ये बिल्कुल बैन है। इसी और वजह इसकी से सज़ा कितनी है? डिपेंड अपॉन द सेक्शंस। ओके इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 20 ईयर्स की है। ओके 20 साल की। हाँ जी। अब जैसे 14 दिन की उसको कस्टडी में लिया गया है, उसी दौरान हमारे जो नोएडा में जहाँ पे उसका केस लगा हुआ है, चल स्ट्राइक चल रही है वहाँ पे। एडवोकेट की स्ट्राइक चल रही है। मेरे को प्रॉपर रीज़न नहीं पता, पर एडवोकेट की वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। पर मैं इस चीज़ में कहता हूँ, अगर अर्जेंट केसेस होते हैं तो बिल्कुल हियरिंग होती है उस चीज़ में। ओके बिल्कुल। तो जैसे आप मान के चलो जून में छुट्टी होती है कोर्ट की, तो भी तो हियरिंग होती है। अर्जेंट मैटर फिर भी सुने जाते हैं, चाहे वो बेल के हो, चाहे वो इंजंक्शन के मैटर हो, फिर भी सुने तो वो भी जाते हैं। जैसे कि आप अभी एग्जांपल ही लो, संडे को जैसे एलविश को मतलब उठाया, अरेस्ट दिखाया उसको, वो जुडिशियल कस्टडी की जज के साइन तो करवाई है उन्होंने। वो संडे था, वो भी तो छुट्टी थी। अच्छा हाँ जी। ओके किस तरीके से बेल मिल सकती है? बेल तो वो चाहे कल अप्लाई कर दे, उसका राइट है बेल अप्लाई करने का। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, जैसे जुडिशियल कस्टडी में उन्होंने 14 डेज की कर रखी है उनकी, तो उसके बाद ही करेंगे उनकी। बट चांसेस होते हैं, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। 14 डेज के लिए उनको कर दिया कस्टडी के लिए, 15th डे उनको कोर्ट में पेश करा जाएगा। उसके अंदर अगर उनकी बेल एप्लीकेशन भी लगाते हैं, वो डिसाइड होगी, मतलब एविडेंस जो भी क्रिएट हुए हैं वो पुलिस वाले भी रखेंगे, हम भी मतलब एडवोकेट भी रखेगा उनका। अगर पुलिस वाले कहते हैं जी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं है, तो 14 डेज की हमें इन्वेस्टिगेशन और चाहिए, तो 14 डेज के लिए और ज़्यादा भेज सकते हैं उसको कस्टडी के अंदर। अच्छा अभी 14 डेज के बाद एक जो हियरिंग होगी उसमें अगर उसमें ये रूल है कि 14 डेज के बाद, मतलब 15 डे होता है, 14 डे के बाद आपको कोर्ट में पेश करना होता है। ठीक है अगर उसमें डिसाइड हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है तो ठीक है। अगर पुलिस वाले कहते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है, तो 14 डेज की दोबारा लग जाएगी अच्छा कस्टडी। हाँ जी भाई मैं भी आप सबसे एक चीज़ बीच में बोलना चाहूँगा कि यार जो उसके साथ है ना वो उसके साथ खड़ा रहे। मुझे पता है यहाँ से कोई भी मदद ऐसी नहीं मिलने वाली, जो करना है वो कोर्ट को करना है, जो करना है वो प्रशासन को करना है। ठीक है, बस ये है कि उसके साथ अभी इस टाइम पे खड़े रहोगे ना तो वो वाली चीज़ हो जाएगी कि वो भी बैक एंड पे आके जब देखेगा कि भाई उसके पीछे इतने बंदे खड़े होके उसका सपोर्ट दिखा रहे थे, तो उसे थोड़ा सा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि पता नहीं वो किस सर्कमस्टांसेस में वहाँ पे रह रहा है और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं उसे, वो तो देखो वो ही जाने। बट मैं यहाँ से बैठ के बस सपोर्ट की अपील ही कर सकता हूँ थोड़ी सी ना, कि थोड़ा सपोर्ट दिखा दो उसे। और हो सकता है वहाँ पे से आने के बाद जब वो आए तो थोड़ा सा ही सही, बट थोड़ा सा खुश हो कि हाँ यार उसके पीछे जितनी भी जनता है वो सब सपोर्ट कर रही थी इन दिनों में। और ये बहुत हार्ड टाइम रहता है, हार्ड टाइम पे जो सपोर्ट करता है ना वही याद रहता है, तो वो वाली चीज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इंडिया का लीगल सिस्टम है वो चलता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे। हर बंदा इनोसेंट होता है अनटिल अनलेस वो गिल्टी प्रूव। एग्जैक्टली तो आप डिसाइड ना करें, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम कोर्ट करेगा, अच्छे से करेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। अगर उसने एक गलत काम करा है तो उसको सज़ा बिल्कुल मिलेगी। अगर नहीं करा तो उसको बदनाम ना करें इस चीज़ को लेके। इवन जो बदनाम करते हैं उनके ऊपर डिफेमेशन की केस, अलग सेक्शंस भी लग सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, जो बिल्कुल पर्टिकुलरली मैंने देखे हैं कुछ चैनल्स जो मतलब इसको ही दिखा रहे हैं कि मतलब इमेज जो खराब करते हैं। मीडिया के ऊपर डिफेमेशन का केस हो सकता है। आप डिफेमेशन केस डाल सकते हो, उस चीज़ पे डाल सकते हो कि फॉल्स स्टेटमेंट्स हो। जो स्टेटमेंट्स मीडिया पे दिखाई जा रही है वो बिल्कुल झूठी होनी चाहिए। ओके उस पर आप क्लेम भी कर सकते हो। मैंने एक चीज़ और देखी है भाई कि 22 सेक्शन लगा हुआ था और उसको 20 कर दिया। ये उन्होंने क्लैरिकल मिस्टेक दिखा दी है। ये पर अनएक्सेप्टेबल होती है कई बार कोर्ट में। आप एक चीज़ मानो, आपने चोरी करी है और आपके ऊपर मुकदमा लग जाए डकैती का, तो ये कैसा रहेगा? उसमें पनिशमेंट भी अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है। तो मतलब ये तो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं जो पुलिस ऑफिशियल से जो भी गलती हुई है उन्होंने। बट यार इतना बड़ा केस होने के बावजूद आप इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, तो कैसे एविडेंस ढूंढोगे? एफआईआर जब आप रजिस्टर कराते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही देते हो। ये चीज़ तो पुलिस पर ये तो ऑफिशियल्स उठाने को से देनी पहले चाहिए। करना चाहिए था ना।
ये चीज करना चेक चाहिए तो था। उठाने से बिल्कुल पहले बिल्कुल करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। आपने एक बंदे को उठा लिया, उसको 4 उसके दिन बाद बाद में सेक्शन बदल दिए, बहुत ज़्यादा गलत है ये चीज़ें, ये अनएक्सेप्टेबल होती है एज पर द लॉ। भाई आप खुद सोचो, आपके ऊपर लड़ाई का मुकदमा है और आपके ऊपर मर्डर का केस लगा रहे, तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली अलग अलग चीज़ें हैं, पर फिर भी ये ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, लड़ाई और मर्डर। फिर भी अगर पुलिस वाले ही कर दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, और आपको सीधा उठा के पुलिस वाले ले जाएं। एग्जैक्टली पहले ही उठा के ले गए भाई, उसके बाद ये सारी चीज जब सेकंड टाइम। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि 6 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी इन दी मंथ ऑफ नवंबर, तो 5 लोगों ने पहले ही बेल ले ली थी। अच्छा, हाँ जी, ये जो मंथ और में बंदे इसके साथ में और बंदे थे। हाँ जी, हाँ बताए जी, गए हैं जितना कि भाई मैंने, जुड़े हुए हाँ जी, हैं, जितना मैंने पढ़ा उसके अंदर यही था कि 5 बंदों ने बेल पहले ही ले चुके, और ये अकेला था जिसने बेल नहीं बेल ली। नहीं ली थी। ओके। और इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके ऊपर कोई सीरियस एलिगेशंस लगे हैं और आपको पता है कि वो फेक है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिशियल्स आपको थाने के अंदर बुलाते हैं, तो आप अपने किसी रिलेटिव को या फिर अपने लॉयर को पहले कोर्ट भेजिए, आप डायरेक्टली ना जाएं, वरना आपको भी डायरेक्टली पुलिस उठा के डायरेक्ट जेल में डाल सकती है। कोई भी सीरियस मैटर होगा कोई तो। भी सीरियस, जो सीरियस एलिगेशंस होते हैं, जैसे कि रेप का हो गया, मर्डर का हो गया, आपके ये एनडीपीएस यही वाला हो गया, जिसमें 10 ईयर्स की सजा हो, 7 ईयर से ऊपर 7 ईयर्स से ऊपर जिसमें पनिशमेंट होती है, उसमें। उन दिनों में जो इसका लॉस हो रहा है, उस चीज के लिए किस पे जाके कंपनसेट करेंगे? कंपनसेट एज मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फंड, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने भी इसका नाम लिया, अगर इसका कोई भी रोल इस चीज़ में है ही नहीं, जैसे कि उसने खुद कहा, उसके पेरेंट्स ने कहा इसका कोई रोल है ही नहीं इस चीज़ में, तो जिस बंदे ने इसका नाम लिया है उसके ऊपर सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकता है, क्योंकि वो डिफेम हुआ है, उसके ऊपर एलिगेशंस, उसके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है। बट यार इन दिनों ये भाई जो ट्रॉमा चल रहा है ना, मैं खुद बोलना चाहूँगा ये सारी चीज़ें कि यार मेरे को जितना लगता है वकील साहब, जैसे ही कोई जल्दी से सक्सेस पा लेता है या जल्दी से किसी एक लेवल तक पहुंच जाता है, तो सामने वाले को ना अपनी इनसिक्योरिटी या अपनी कुछ चीज़ ऐसी लगने लग जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ जो मुझे लगता है हो रही है, और जो कि वीडियो दिखाई जा रही है, वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है हमारे मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, वो हमारे यहाँ के ही भाई हैं फाजिलपुरिया, उनके गाने की शूट पे भाई उसने व्लॉग बना दिया। मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ी गलती हो गई। जस्ट फन वे में सब ने व्लॉग बनाया था, बट उसका नाम था, तो भाई वो चीज़ मीडिया में भाई उछल रही है, और मीडिया वाले सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, जबकि वो वीडियोस में भी है, वही वाला सांप उसके गाने में भी है, जो दिखाया भी गया हुआ है, वो चीज़ सुनने के लिए रेडी नहीं है जितना मुझे दिखा है। और जो हम आजकल यह व्लॉग बनाते हैं, बहुत सारे मोस्टली व्लॉगर जो है ना, वो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं कि भाई मैंने ये फलाना ले लिया, ढिमकाना ले लिया, इतनी महंगी गाड़ी ले ली, इतना महंगा दुबई में घर ले लिया। इसने भी यही दिखाया, दुबई में गया, इसने ऐसे ही व्लॉग में जस्ट फन वे में। मैंने अपने व्लॉग में बोला हुआ है भाई मैंने 20 करोड़ का घर, उसमें टाइटल में लिख दिया है, नहीं वो ऐसे ही लिख दिया टाइटल में। और यहाँ इसने भी यही चीज़ लिखी हुई थी कि मैंने दुबई में समथिंग 8-9-10 करोड़ का घर ले लिया। तो उस चीज़ पे इन दिनों इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है मीडिया में कि भाई इसने तो ये ले लिया, इसने ले लिया, इतना पैसा आ रहा है। भाई पैसा आ रहा है, पैसा उसने एक नंबर में कमाया है, जो भी पैसा कमाया है उसका टैक्स भी दे रहा है, एक नंबर में कमाया भी है। और इस टाइम पे ये जो इनका प्रोसीजर होता होगा, उस प्रोसीजर में ये बैंक अकाउंट भी चेक करेंगे। चेक कर सकते हैं, अगर कोर्ट ऑर्डर रहेगा तो चेक कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि बढ़ते आदमी से सब चिढ़ते हैं, सबको लगता है कि इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिल गया, उन्हें ये नहीं पता होता काम कितना करते हैं। इवन हमारे प्रोफेशन में भी यही है, दुनिया, मैंने अपने सर के साथ काम करा है भाई, हम मेहनत करते थे, सुबह 8 बजे से लेके, मैं खुद बता रहा हूँ पर्सनली, 8 बजे से लेके रात में 12 बजे तक काम करता था मैं। मतलब 14-15 घंटे दिन के काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सो भी, में नींद भी 3-4 घंटे हो गई थी, वो किसी को नहीं दिखती। दुनिया को सिर्फ ये दिखता है कि भाई ये चीज़ कैसे जल्दी, इन्हें कैसे जल्दी मिल रही है। तो ये हर प्रोफेशन में है, पीछे बैक एंड की मेहनत कोई नहीं देखता, और आजकल का यूथ जो है इतनी मेहनत मेरे ख्याल से कर भी नहीं पा रहा। मैं सबको ये बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम मैंने अभी शुरू करा है वैसे, पर मिलता है, फेम मिलता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ में, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट इंस्टाग्राम है। मैं सोशल मीडिया बताऊँगा वेस्ट है,
अपने भाई आगे। हमारा तो काम है ना सोशल अच्छा, मीडिया, छोड़- हमारे पे छोड़- क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं, ठीक है, वो तो नहीं बोल रहा। भाई वकील साहब हमारे सोशल मीडिया को बोल रहे हैं कि ये है भाई, पर हमारी तो काम यही है ना वो वकील साहब। काम है, उसको एज अ काम वर्क करो ना, सिर्फ देखने के काम थोड़ी ना आएगा। नहीं मैं देख के एज अ बिजनेस स्टार्ट करो उस Exactly. चीज को, उसको मतलब कि ये मत करो कि सिर्फ बैठ के रील ही देख रहे हो, उसको काम बढ़ाओ उस चीज को लेके। वो तो आजकल का यूथ देखता ही है भाई। पिछले ना एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक फनी वे में और सीरियस वे में, दोनों में बात करके ना इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। पॉडकास्ट भी क्या यार, भाईचारे में बातचीत सेशन रखा था हमने कि जो हम पीछे बैठते हैं, जो हम पीछे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वो सब आपके सामने बता सके, और कुछ अगर लीगली चीज़ अगर है उस चीज़ को हम बता सके। जितना मेरे को पता था, जितनी मेरी नॉलेज थी, उतना मैंने पूछ लिया है। एंड भाई पिछले ना 7-8 दिन से इंस्टाग्राम पे घमासान सा मचा हुआ है। 5-7 दिन जो हो रहे थे, उन दिनों में भाई इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देख रहे थे, फन वे में ले रहे थे, देख रहे थे, और ये सारी चीज़ चल रही थी। बट पिछले 3 दिनों से इतना ज़्यादा ट्रॉमा, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे साथ के साथ ही हो रही है, और वो सारी चीज़ हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मतलब मेरे को सोशल मीडिया की मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों दिख गए हैं इन दिनों। तो थोड़ा सेफ रह के अपना काम वाम करो मेरे हिसाब से। बाकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से या इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने ना कुछ ऐसा किसी को हर्ट किया हो, आप भी वकील साहब ये बता दो कुछ अगर हर्ट, तुम आपने तो खैर लीगली टर्म्स ली है जितनी भी लिए हैं, गलत हमने वैसे बोला ही नहीं है। हाँ, बट अगर कुछ भी गलत लगा हो तो तहे दिल से माफ़ी है। और बस यही है कि भाई उसे सपोर्ट दिखा दो। हमने छोटा सा बातचीत का सेशन इसलिए रखा था, उसे सपोर्ट दिखा दो। एंड अगर ये वीडियो डिलीट हो जाती है, डिलीट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या चीज़ होगी। क्योंकि मैं अपनी इस पोजीशन में बैठ के इसलिए मैं ये बात कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई पहली चीज़, मैं पिछले 1 साल से, ये ऑनलाइन रहेगा, मैं पिछले 1 साल से एल्विश से मिला नहीं हूँ। एक या 2 बार बीच में मिला हूँ, वो भी जस्ट कैजुअल मीटिंग जो हमारी हुई है, उसके अलावा मेरी उससे बात नहीं हुई है। फिर भी अगर मेरी वीडियो डिलीट होती है तो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या है और किस तरीके से चल रहा है ये पूरा सर्कल। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। बाकी थैंक यू सो मच। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कोर्ट को डिसाइड करने दो वो गिल्टी है कि नहीं है, खुद डिसाइड मत करो। एग्जैक्टली, खुद डिसाइड मत करो भाई, कोर्ट को करने दो। उसकी पुरानी वीडियोस भी उठा के उसको करा जा रहा है, वो कोर्ट पुरानी डिसाइड करेगा। उसने देखो गलती करी, मैं सिंपल है, कोर्ट डिसाइड करेगा, खुद डिसाइड मत करो। अगर उसने गलती करी है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, नहीं गलती करी तो बहुत बढ़िया है। हम तो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ भाई, सीरियसली अपने दिल से चाहता हूँ कि भाई निकल के आ जाए जल्दी से जल्दी। मैंने सोचा था कि जेल में तो नहीं लेके होंगे, क्योंकि मेरे को है ना अनरियल सा लग रहा था स्टार्टिंग में। जब मैंने देखा कि वो लेके जा रहे हैं, मेरे को स्टार्टिंग में अनरियल सा लग रहा था। मुझे लगा कोई ऐसा ही है, गाने वाने का शूट हो गया, कुछ ऐसा होगा। बट जब वो हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे तो अंदर से थोड़ा सा था कि यार पकड़ा तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। पिछले 4 महीने से चल रहा था पूरा, हमारे पॉडकास्ट की भी बात चल रही थी और उन दिनों। बट यार ये बहुत सीरियस हो गया। तो यही है भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगेगा, इस पे नीचे कमेंट करो अपने जो भी आपको लगा हो ये पॉडकास्ट देख के। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वकील साहब। मिलते हैं आप सबसे भी नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट पे। और ये हमारा सेटअप नया है भाई, हमने नया सेटअप किया है। इस पे हम जो जिस चैनल पे आप देख रहे हो, इस चैनल पे भी पॉडकास्ट ट्राई करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली सोचा कि क्यों ना इसको भी, मैं जितने व्लॉग नहीं कर रहा हूँ इतने मैं पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के। जो हमारे जैसे भाई बंधु हैं, जिनके साथ में बैठ के, जिनकी कहानी बैठ के हम बातचीत कर सके, तो प्लीज़ मेरे को नीचे मेल आईडी दी हुई है, मेल आईडी पे जाओ, मेल आईडी पे जाके अपना मेल लिखो और अपनी कहानी लिखो, जो आप बताना चाहोगे, जो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ भी बताना चाहो भाई, उस चीज़ को हम कवर करेंगे। एंड जितना हो सके उतना ज्ञान प्यार देंगे। दिखाओ, ज्ञान भी देंगे भाई, ज्ञान देंगे, बिल्कुल ज्ञान भी देंगे भाई। ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, मैंने थोड़ा सा एंड में इसलिए थोड़ा खुश होके इसको एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।